हे गाइस, वेलकम टू जी टेक एजुकेशन। शेयर थॉट के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ है, राजीव। मैं इन्हें देख के मैं ख़ुद भी इंस्पायर्ड होता हूँ कि यार इतनी कम उम्र में एक इतना बड़ा मकाम हासिल करना और एक ऐसा स्टार्टअप करना। मतलब नॉर्मली स्टूडेंट खेलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ये 2020 के पास आउट हैं, सिविल इंजीनियर है, बट इनको लिटरेचर से इतना प्यार रहा कि इन्होंने किताबों को ऑडियो फॉर्म देना शुरू कर दिया। सो राजीव के बारे में हम पूरा जानेंगे इसी वीडियो में और इनसे जानेंगे कि बुक ऑडियो क्या है, बुक ऑडियो कैसे काम करता है, और एक सिविल इंजीनियर होने के साथ इन्होंने ये बुक ऑडियो एक एप्लीकेशन बनाना, ये मतलब ये सब कॉम्बिनेशन के बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप मतलब स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हो यार, बुक ऑडियो मतलब बना दिया आपने, उस पर हज़ारों किताबें अभी पब्लिश हो गई हैं ऑडियो फॉर्म में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये बुक ऑडियो है क्या, आप थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कीजिए। देखिए, बुक ऑडियो एक बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन है किताबों को लेके, जिसमें किताबें ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल रहती हैं। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट किया था तो ये था कि इस पे ऑडियो बुक, ई बुक और पेपर बैग एक साथ ले आया जाए। तो अभी इसमें क्या है कि सिर्फ ऑडियो में उपलब्ध है। आने वाले समय में ई बुक के साथ साथ इसमें पेपर बैग भी अवेलेबल रहेगी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट इस टाइम इस पर क्या कहते हैं ऑडियो बुक के लिए। अच्छा राजीव भाई, ये बताइए कि मतलब ऑडियो बुक जब हम आता है तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कुकू एफएम या वो ऑडिएबल है, पॉकेट एफएम है, बुक ऑडियो, ये आपका स्टोरी टेल वगैरह। तो इस तरह के और भी मल्टीपल एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। तो मतलब उससे ये डिफरेंट कैसे है? ये कई सारी चीज़ें हैं आजकल मार्केट में, तो काफ़ी इसका स्कोप हो गया है पॉडकास्टिंग का, लोग पसंद कर रहे हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, जैसे स्टार्ट में ही मैंने बताया कि बाकियों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो बुक अवेलेबल है। अभी क्या होता है, हम लोगों को ऑडियो बुक के लिए अलग प्लेटफॉर्म की नीड होती है, ई बुक और पेपर बैग के लिए हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि तीनों को एक साथ ले आया जाए, तो लोगों को थोड़ा यूज़ करने में ईजी रहेगा। और भी इसमें हम चीज़ों को ला रहे हैं, लाइक क्या कहते हैं एजुकेशनल कंटेंट को लेकर के, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का है और भी चीज़ें हैं। तो इससे हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देंगे। इससे रहेगा कि ये जो हमारा ऑडियो बुक का, बुक ऑडियो का प्लेटफॉर्म है, ये सभी के लिए हो जाएगा। इसमें ऐसा कंटेंट है कि 8 साल के बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक के लिए, साथ ही साथ जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए, जो स्कूली छात्र हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है और आने वाले टाइम में और भी अच्छा आने वाला है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं और हर तरह की किताबों के लेके आ रहे हैं। अभी बड़ा हम लोग के पूरे हिंदुस्तान में और रिलीजियस बड़ा टॉपिक चल रहा है, मंदिर, मस्जिद, तो हर रिलीजन की अलग अलग किताबें भी होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपके प्लेटफॉर्म पे मतलब ऐसी किताबें भी सुनने को मिल पाएंगी? हाँ बिल्कुल। अभी के लिए इसके लिए तो आपको श्रीमद् भगवत गीता ही सुनने को मिल जाएगी। अच्छा। बाकी आने वाले ऑलरेडी मतलब हाँ, वो उसमें उसके सभी 18 अध्याय श्लोक और मर्म सहित बहुत ही सुंदर आवाज़ में है। आपको एक बार सुन के देखिएगा। आप अभी तो सिर्फ वही उपलब्ध है वहाँ पे, लेकिन आने वाले समय हम लोग श्री रामचरितमानस को और एक कुरान शरीफ को, साथ ही साथ बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको भी लाया जाए। तो आप समझिए कि सभी धर्मों के जो एक पवित्र ग्रंथ होते हैं, जिसके बारे में हमें उनके बारे में, उस धर्म के बारे में जानने को मिलता है, या फिर सिर्फ ग्रंथ को ही हटा दे और भी चाहे जैसे वेद वेदांत का है और भी चीज़ें अध्यात्म का है, वो भी आपको यहाँ पे आने वाले समय में मिलेगी। सो गाइज़, आपको जैसे पता है अभी हम राजीव जी से बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एप्लीकेशन बुक ऑडियो, BUC ऑडियो, बुक ऑडियो करके। किताबों का ऑडियो फॉर्म एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर किताबें आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकती हैं। राजीव जी, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि ये जो बुक ऑडियो का आपने नाम जो सोचा हुआ है, BUC बुक ऑडियो, लेकिन बुक तो BOOK होता है और आपने BUC ऐसे चेंज कर दिया, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है?
हाँ, दरअसल कुछ विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे थे तो नाम को भी लेके सोचा गया। पहले इसका नाम किताबें था, पर किताबें कुछ दिन था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों से बात हुई तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक रहना चाहिए। लोगों को पहली नज़र में जैसे वो सुनते हैं, कहते नहीं पहली नज़र का प्यार, पहली नज़र में कुछ अच्छा लग गया तो भाग गया, तो उस तरीके से नाम रखें कि अगर हाँ किसी ने सुन लिया तो उसके माइंड में रहे। तब काफ़ी चीज़ें हुई, तब ये भी देखा गया कि ऐसा नाम रखा जाए जो कि ऑडियो बुक और लिसनिंग पॉडकास्टिंग को रिलेट करता हो, इसके साथ साथ इस नाम से और अलग चीज़ें ना हो। तो ऐसे ऐसे बनता गया। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए, मैंने और अभिषेक ने मिलकर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, लेकिन बन नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे आया बुक ऑडियो, ऐसे ही बन गया। तो बुक ऑडियो फिर सर्च किया गया तो इस बुक ऑडियो के नाम से कोई भी डोमेन कुछ भी कहीं भी अवेलेबल नहीं, आप गूगल पे कहीं भी सर्च कर लें। तो आखिर में इसे ही फाइनल कर लिया गया। नहीं, वो बुक ऑडियो की बात नहीं कर रहा मैं, वो वर्ड स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी का लेके BUCK और BOOK, तो BOOK ऑडियो क्यों नहीं है? BUCK क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। अच्छा, BOOK उस बुक ऑडियो, वो बुक ऑडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, BUCK नहीं है, इसीलिए। यार बहुत अच्छा, ये तो सही है। लेकिन हम ऑडियो को बारे में भी जान रहे हैं, बुक ऑडियो के बारे में। मैं आपसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ यार। तो पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ, कि आपका मतलब बॉर्न एंड बॉटअप वगैरह आप कहाँ से हैं? देखिए, अपने बारे में तो जन्म मेरा मेरे गांव में हुआ था, कुंडा प्रतापगढ़ में है, यूपी में एक जगह है जी। तो वहाँ पे मेरी स्कूली शिक्षा भी वहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। इनफैक्ट मेरे पापा का खुद का स्कूल है, तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं अपने स्कूल में ही पाई थी। उसके बाद जब मैंने 12वीं पास कर लिया, तब मैं आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर चला गया। वहाँ से मैंने बीटेक किया था कानपुर से? हाँ, 2020 में मेरा बीटेक पूरा हुआ। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, आखिरी का सेमेस्टर लॉकडाउन में ही ऑनलाइन ही बीता। ये तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये हुआ, सिविल से आपने इंजीनियरिंग करा और फिर ये बुक ऑडियो बनाना, मतलब ये मतलब एक तरह से ये IT सेक्टर का काम है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुझे। हाँ, देखिए, अपने यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, आपने भी सुनी होगी। इनफैक्ट आप भी एक इंजीनियर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है। और एक दूसरी बात कि अपने यहाँ एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी कहानी रही है। मैंने उस टाइम एडमिशन ले लिया, फिर बाद में मेरा रुझान उस तरफ से हटकर अन्य चीज़ों में होने लगा। मुझे लगता है ना, जैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे इंजीनियरिंग में हमें इतना पढ़ना होता है, मतलब एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट होते हैं, और फिर मतलब एक साल में आप 20 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो 4 साल में और मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ना, वो आपको मतलब एक तरह अंदर से एकदम वो कुछ निचोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे लगता है तब इंजीनियरिंग 1-2 साल जब पढ़ने के बाद लड़के क्या करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए दूसरे डिफरेंट चीज़ों के तरफ वो जाते हैं, और फिर ये चीज़ें उन्हें उस तरफ आकर्षित करने लगती हैं। भाई थोड़ा शूट चल रहा है, बात कर रहे थे ना, तो वो फिर वो इधर क्या बोलते हैं, थोड़ा परेशान करने लगा है, इसलिए मैं बोला। तो राजीव भाई, आपने बुक ऑडियो बनाए, इस पे मल्टीपल आप किताबें पब्लिश करा रहे हैं ऑडियो फॉर्म में, और आगे भी प्लान है कि आप वहाँ पर पेपर बैग भी ले आएंगे, और उसका जो ई-बुक होता है वो भी आएगा। तो ये सब तो ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और ऑडियंस को भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जो आपने ऐप बनाया है, इसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा है। मतलब ऐप बनाना, मतलब एक एंटरप्रेन्योर होना, ऐप बनाना, उस पर काम करना, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें भी पता है, मतलब एक ऐप बनाने में वो होस्टिंग और डोमेन वगैरह, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जिसमें पैसे खर्च होते हैं। तो ये इस तरह का स्टार्टअप करना कितना ईजी है या कितना डिफ़िकल्ट है? देखिए, आज के टाइम में क्या है, कुछ भी डिफ़िकल्ट या इजी नहीं कह सकते हैं। हर एक चीज़ जो आप करेंगे, जॉब करें, किसी की तैयारी करें या कुछ अपना काम करें, तो दिक्कतें तो आएंगी, और उन्हीं दिक्कतों को आप आगे करके बढ़ते हैं, काम शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो जैसे इसमें मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं अभिषेक शुक्ला, हम लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। तो वो भी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों ने प्लानिंग किया, उसके बाद एक IT डेवलपर को हायर किया जो कि ऐप बनाते हैं, तो उन्होंने फिर उसको क्रिएट किया। आफ्टर डैट फिर हम लोगों ने राइटर से, पब्लिकेशन से कोलैबोरेशन किया, उनसे किताबें ली, उसके बाद वॉइस आर्टिस्ट से कॉन्टेक्ट किया, लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो फिर धीरे धीरे ऐसे आने लगा। तो बस ऐसे ही चलने लगा। अच्छा, ये पूरा आपका जो एप्लीकेशन है ये गूगल पर बेस्ड है, जैसे प्ले स्टोर पर है, और ऐसा बहुत बार हुआ है, और बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ हुआ है, या तो गूगल उड़ा देता है या फिर गूगल ही नहीं रहा,
मतलब काइंड ऐसा नहीं है अभी तो है कि इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन आया है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो गूगल ने ख़त्म कर दिया। तो उस सिचुएशन के लिए मतलब एक एंटरप्रेन्योर को या ऐप डेवलपर को या कोई ऐप चला रहे जैसे आप काम करो तो उसको किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो प्ले कंसोल की अपनी कुछ पॉलिसी होती हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो उसकी साइड से कोई इशू नहीं आता। तो अगर आप उसके साथ चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और रही बात गूगल ना रहने की, फिर तो इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक चीज़ इस पे डिपेंड है, और कोई भी टेक चीज़ है गूगल पे डिपेंड है। तो जब तक गूगल रहेगा तब तक ये सब चीज़ें रहेंगी, अगर वो नहीं रहेगा तो उसको रिप्लेस करके कुछ नई चीज़ें आएंगी और भी चीज़ें। आपका क्या प्लान भी है? देखिए, इस बारे में तो मैं कहूँ तो मेरा इसमें कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारे आईटी टीम का काम है। और वैसे आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई शायद नहीं दिख रहा है कि गूगल नहीं रहेगा। ये गूगल नहीं रहेगा की बात नहीं कर रहा मैं, इस तरह से मैं बात करना, जैसे टिकटॉक एक बड़ा फेमस एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन रहे जो किसी कारण से वो एप्लीकेशन गूगल से हटा दिए। बिल्कुल। या फिर गूगल का जो सर्वर है क्लाउड, वहाँ पर भी कोई इशू, मतलब काइंड ऑफ मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, कोई भी काइंड ऑफ इशू आता है तो उसके बाद आपका क्या प्लान भी है? हाँ, देखिए, अगर कोई इशू, अगर कुछ ऐसा आता है, क्योंकि वैसे तो आएगा नहीं, ये सब तभी चीज़ें आता है जब आप सोसाइटी में कुछ वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें उस पर डाल रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, इलीगल भी होता है, तो वैसा हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर इनकेस कुछ होता भी है तो उसके लिए जो हमारी आईटी टीम है वो काम करेगी, उसके लिए देखा जाएगा। चलिए, अब तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो जबकि आपकी उम्र इतनी कम है, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाहता है या कोई एक एंटरप्रेन्योर है तो उसको किस तरह से फोकस्ड बना रहना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो है, सबसे पहले एक कुछ डिसाइड करना चाहिए कि उनको किस चीज़ पे काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो गया या कुछ ऐसा सर्विस दिख रहा है कि हाँ इस पे काम करेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा, साथ ही इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ हम इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस पर अगर उन्होंने अपना देख लिया, पक्का कर लिया कि हाँ इसी पे आगे बढ़ना है, तो उसके बाद ज़रूरी है उसके बारे में R&D करना, चीज़ों को जानना कहाँ क्या। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमने और अभिषेक ने मिलके कि काफ़ी सारा फिर इसके बारे में जो हमारे ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में चल रहे हैं उनकी क्या पॉलिसी है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी रीच है, किस टाइप के यूजर हैं, उन सब चीज़ों को देखना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आने वाले वक्त में थोड़ी आसान हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपको पता रहता है, पहले से हो चुका है, तो हाँ कि ऐसे ऐसे होना है, ये दिक्कतें आएंगी, तो आप उसको सॉल्व करने के पहले से थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आता है, हर एक चीज़ पैसे के लिए होता है, मतलब हर आदमी, अगर आप अपने एप्लीकेशन के लिए सर्वर भी ले रहे हैं क्लाउड में, वहाँ भी आपको पेमेंट करना है, पैसा देना है, तो कोई इतना पागल तो नहीं है फ्री में ऐसा करता रहेगा। तो अर्निंग सोर्स क्या है इस एप्लीकेशन से? ये अर्निंग सोर्स का क्या है कि आपने सही बात की, हर चीज़ पैसे के लिए होती है। आप कोई भी, जैसे इस टाइम हमारे पास राइटर्स हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोग, उनका भी एक प्रोफेशन है, जाहिर सी बात है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी तो इसके लिए सारी चीज़ें फ्री हैं। आप देखेंगे बुक ऑडियो पे 300 से ज़्यादा किताबें हैं, सारी किताबें 2000 से ज़्यादा एपिसोड से, सब कुछ फ्री में है। अभी तो उससे अर्निंग नहीं हो रही है, बट इन फ्यूचर जो हमारा प्लान है कि इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल ले आना, गूगल एडसेंस के थ्रू करना, इन चीज़ों से है कि आने वाले समय में जैसे जैसे अपने यूजर्स बढ़ते हैं आएगा फिर। तो मतलब बेसिकली इस तरह के एप्लीकेशन का सोर्स यही होता है, एडसेंस वगैरह होगा, गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड लगाकर, और वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो अर्निंग है। नहीं, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो फिर आप एम्प्लॉय को या फिर आपके वॉइस ओवर जो कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, देंगे नहीं। या फिर अगर किसी ऑथर की किताब ही आप ले रहे हैं तो वो कहेगा मेरी, मतलब सम ऑफ रॉयल्टी तो वो मांगेगा ही कि हाँ भाई मेरी किताब अगर वहाँ है तो रॉयल्टी। तो राजीव, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा अभी, आप उसके जवाब दीजिए कि जैसे इतनी आप किताबें पढ़ते हैं तो मुझे आप अपनी कुछ फेवरेट किताबों के नाम बताइए। ये किताबें तो मैं पढ़ता हूँ, पर फेवरेट की बात है जो मैं सेल्फ हेल्प को ज़्यादा पसंद करता हूँ। सेल्फ हेल्प तो उन्हीं में से जैसे कुछ किताबें? हाँ, जैसे बात करें, सबसे पहले मुझे कलाम साहब की बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, शायद आपने भी पढ़ रखी होगी। दूसरी किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। वो एक ऐसी किताब है जिसको हर एक को पढ़नी चाहिए। उसको मतलब पढ़ने के बाद एक नया नज़रिया निकल करके आता है। मुझे लगता है कि जिसने रिच और डैड पढ़ लिया ना, वो बोलेगा मैं जॉब नहीं करूँगा भाई मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। और दो हुई। हाँ, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा सेल्फ हेल्प से हटकर साहित्य की बात करें तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मि रथी बहुत पसंद है। ओके। उसे मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है।
अच्छा ये बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए फिल्म देखने का, ऑडियो बुक सुनने का, या फिर आपको बुक दिया जाए पढ़ने के लिए, कौन सा पसंद करेंगे? देखिए फिल्में तो मैं देखता नहीं हूँ, 2-4 सालों में एक देख लिया सो देख लिया। और बुक पढ़ने की बात है तो पसंद है, पर अभी मैं यहाँ हूँ बुक ऑडियो की बात कर रहा हूँ तो मैं सुनना ही पसंद करूँगा। बड़ा पॉलिटिकल आंसर दिया। अगर लेखकों की बात करें तो अभी भी बहुत सारे लेखक हैं जो लिख रहे हैं, और ऐसे कुछ लेखक हैं जो गुजर गए हैं। दोनों अगर समय की बात करें तो आपके पसंदीदा लेखक कौन है जिनके साथ आप लंच वगैरह करना चाहें? देखिए पसंदीदा अलग बात है और लंच करना थोड़ा सा अलग बात है, इस नज़रिए से कि हो सकता है कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो लेकिन मैं बात करूँ अगर लंच करने की तो मैं किसी ऐसे राइटर के साथ करना चाहूँगा जो लिखने के साथ साथ घूमता भी खूब हो, घुमक्कड़ी करता हो। तो उसके साथ क्या रहेगा कि लंच के साथ साथ बातें भी खूब हो जाया करेंगी, बहुत सारे किस्से हो जाएंगे। तो अभी मैं 2 ऐसे राइटर हैं जो कि एक तो पूरा इंडिया घूमते हैं और एक यूरोप वगैरह काफ़ी घूम चुके हैं, संजय सेफर्ड और अनुराधा बेनीवाल। संजय सेफर्ड जी का ब्लॉग्स आते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में अपना लिखते हैं, और अनुराधा बेनीवाल अभी उनकी एक रिसेंटली किताब आई है लोग जो मुझ में रह गए। अच्छा। उसके पहले उनकी एक किताब आई थी आज़ादी मेरा ब्रांड। तो जब से मैंने उसको पढ़ा ना तभी से कह सकते हैं कि फ़ैन हो जाना। वैसे तो मैं बहुत कम लोगों का ऐसा होता नहीं कि यार मैं उनका एक फ़ैन हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाना, लेकिन मुझे इनके साथ हाँ। और ऐसे कुछ कोई लेखक के नाम बताइए जो मतलब अभी जा चुके हैं बट उन्होंने बहुत अच्छी या कैसी भी साहित्य लिखा है या किताबें लिखी हैं, उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ, लंच करना चाहता हूँ, कुछ कि अगर ऐसा कुछ हो, टाइम मशीन वाला सीन चलता हो कि वो जीवित हो जाएं, हम पुरानी दुनिया में पहुंच जाएं, तो जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा हुआ है, छोटा सा अपना अध्ययन रहा है, तो उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ले सकते हैं। वो इस वजह से कि उस टाइम उनके साथ बात करके जो उस टाइम का परिवेश था, जो उन्होंने अपनी कलम से लिखा हुआ है, उसके बारे में उनसे बात करके सुनना रोचक रहेगा। अच्छा, अगर लेखकों की जब बात चल रही है तो 3 ऐसे लेखकों के नाम बताइए जो आपको बहुत पसंद आए। देखिए पसंद करना थोड़ा सा इसमें मेरे लिए टिपिकल हो जाता है, किसको पसंद करें किसको ना पसंद करें, क्योंकि मुझे लेखकों से ज़्यादा किताबें पसंद आती हैं। पहले अगर मैंने किताबें पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लिया, तो मैं इसके बारे में मैं 3 नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा कि आप 3 नाम मत भूलिए लेने के लिए। मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने से पहले लेखकों के बारे में जानना चाहिए। हाँ, उससे आपको होता है ना कि उनकी जो लेखनी है वो आपको और बेहतर समझ आती है कि उसने वो चीज़ क्यों लिखी है। जब उसकी हम ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उसके ज़हनियत के बारे में जानते हैं तो उसके कंटेंट भी समझ में आते हैं कि उसने इस तरह क्यों लिखा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, वो भी सही है। कौन सा राइटर आपको इंस्पायर करता है या मतलब करता है या करती है? अगर राइटर की बात करें तब तो मैं कलाम सर का ही नाम लूँगा। उनका जो जिस जगह से वो निकले थे, फिर उनका जो मेहनत रही, जो संघर्ष रहा, उसके बाद जिस मुकाम पे वो पहुँचे, उन्होंने जिस तरीके से फिर अपने कलम के ज़रिए उसको बताया, अपनी कहानी को बताया, लाखों करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा दिए, तो जाहिर सी बात है मैंने उनको पढ़ा भी है काफ़ी, तो कह सकते हैं उन्हीं को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हम आपके और ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं और ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव जी का ये इंटरव्यू, ये हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो राजीव इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एक अचीवमेंट कर लिया इन्होंने और अभी भी प्रॉपर इस पर काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के हमारे और भी एपिसोड आते रहते हैं, शेयर योर थॉट का शो चलते रहता है। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।